Hello students, so today we will start our new topic, force on charge of unit 3rd magnetism. अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा, उससे रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस पढ़े कि बायो-सेवर्ट्स लगा के हम अलग अलग जो हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसके हर एक अलग अलग पॉइंट पे हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ा था और उसके भी हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे। और अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि जो भी करंट कैरिंग वायर होती है उसके ऑल अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इट मीन्स, और आपको पता है कि करंट किसकी वजह से जनरेट होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। कहीं पे अगर मोशन ऑफ चार्जेस हो रहा है तो उस केस में वहाँ पे करंट जनरेट हो रही है। एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन ऑफ चार्जेस हो रहा है तो इट मीन्स कि कहीं पे अगर चार्ज मोशन फॉर्म में है तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड जनरेट करते हैं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इट मीन्स कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये हमने इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स है उसमें पढ़ा था। तो अब जो न्यू टॉपिक है फोर्स ऑन चार्ज। अब चार्ज पे जो फोर्स निकालना है उससे पहले हम थोड़ा सा अपनी प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाएंगे। प्रीवियस नॉलेज क्या है कि आपको पता है कि जब भी हम किसी चार्ज को, चाहे वो रेस्ट फॉर्म में हो चाहे वो मोशन फॉर्म में हो, किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज को रखते हैं, आइदर इट इज़ इन रेस्ट और इन मोशन, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसका पाथ क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा। इट मीन्स जब उस पर फोर्स लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इस डेरिवेशन में ये पता लगाना है कि जब भी हम किसी चार्ज को इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रखेंगे, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उस केस में वो चार्ज कैसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे 11th का थोड़ा प्रीवियस नॉलेज आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश करती हूँ। आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा था कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में वो कैसा पाथ फॉलो करता है? वहाँ पे पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशंस जैसे कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, या फिर इसके अलावा x इज इक्वल्स टू बी वाई स्क्वायर, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिख जाए तो ये जो इक्वेशन होती है वो किसी होती है? स्ट्रेट लाइन की होती है। जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है, ठीक है। ऐसी अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन की पहचान होती है। तो इसी तरीके से अगर हमें पैराबोलिक इक्वेशन की अगर हमें बात करनी है तो पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर या फिर x इज इक्वल्स टू बी वाई स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें a एंड b कांस्टेंट होता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ काम आएगी। ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। तो इट मीन्स जो आपने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़ा होगा 11th क्लास में, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कौन फॉलो करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगी। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर रखा है? हमने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ले रखा है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई प्लेन ले रखा है। उसके ओरिजिन में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, लेकिन ये चार्ज रेस्ट में नहीं है, ये एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये भी आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ओ एक्स के अलोंग इसका कौन सा वेक्टर है? वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। अब बात आती है कि जब चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर हमने यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं लगा रखा है,
चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट मीन्स वो बिना डेविएशन किए ओ एक्स की टूवर्ड्स जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा, एक यहाँ पे 2 चार्ज प्लेट्स लगा रखी हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ऊपर की साइड कौन सी चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कहाँ से कहाँ की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं और पैरेलल फॉर्म में जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किधर से किधर की तरफ डायरेक्शन फॉलो कर रही है, वो डायरेक्शन फॉलो कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, मतलब ओ वाई की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ कि ओ वाई के टूवर्ड्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E=F बाई क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, तो पता ही है आपको, ये पॉजिटिव प्लेट इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी। तो इस पर फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ही लगेगा, मतलब ओ वाई डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ क्या लिख रही हूँ, एफ भी लिख रही हूँ। तो इट मीन्स कि इस डायरेक्शन पे, ओ वाई डायरेक्शन पे इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड हमने क्यू ले रखा है, ठीक है। फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से ओ वाई डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बात आती है कि ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो है नहीं, ये तो मूव कर रहा है इस तरीके से। तो आपको पता है जब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा था, लेकिन जब फील्ड आ जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। और डेविएट होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव करेगा। यहाँ पे एक बाउंड्री बना देते हैं और उसका पाथ में बना देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मूव करेगा। ये कर्व फॉर्म में बनाना है आपको, ठीक है। इस तरीके से मोशन है, तो O से ये किस पॉइंट पे गया, B पॉइंट पे इस तरीके से मोशन करता हुआ गया है। थोड़ा ये कर्व फॉर्म में बनाना है आपको, क्योंकि ये डेविएट करता हुआ जा रहा है, तो इसे थोड़ा मैं कर्व फॉर्म में बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कर्व फॉर्म में गया, तो अब मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट लेट कर रही हूँ, A पॉइंट। यहीं पे एक A पॉइंट लेट कर रही हूँ। अगर मैं इस A पॉइंट की बात करूँ तो ये XY प्लेन में है, ठीक है, XY प्लेन में है। इट मीन्स कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बनाऊँ तो x, y होगा, जिसमें x क्या है, इतना पार्ट है इसका, x का तो इतना पार्ट है, और y का अगर हम देखें तो y का कितना पार्ट है, इतना पार्ट है। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह या ग्राफ वगैरह बनाए होंगे, तो XY प्लेन में अगर हम बीच में अगर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y होता है। और x एक्सिस देखें, x अगर हम देखें तो वो इतना होगा और y कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो अब हम इसके मोशन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अभी आपको पता तो चल गया कि इसका पाथ ऐसे बना है, लेकिन इसका पाथ ये क्या है, कैसा है, तो वो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि यहाँ पे इसका पाथ किस तरीके का निकल के आएगा। तो फॉर हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ या हॉरिजॉन्टल मोशन लिखते हैं, ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि इसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल है, x एक्सिस पे भी है, y एक्सिस पे भी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन पे अगर हम देखें, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने, x, ठीक है, x डिस्टेंस ट्रेवल करी है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा एक, यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम टेकन की भी बात कर सकते हैं और डिस्टेंस की भी। डिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी थी इसकी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस v थी, अभी बताई थी यहाँ पे, v वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल करा था। कितने टाइम पे इसने ये x हॉरिजॉन्टल मोशन किया, तो हमने यहाँ पे टाइम ले लिया t, v इंटू टी। यहाँ से टाइम टेकन निकाल लेते हैं, टाइम v नीचे आ जाएगा, x बाई वी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड, कितना इस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, F=QE, क्योंकि E का फॉर्मूला होता है F बाई क्यू, तो F का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई, ठीक है। F=QE।
अब एक और चीज़, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने पढ़ रखा है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, क्यू ई एज इट इज़। यहाँ से निकाल लीजिए इसका एक्सेलरेशन, तो क्यू ई अपॉन एम, एम नीचे आ गया, ठीक है। इसे बना देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो हमने पहली इक्वेशन में टाइम पीरियड निकाला है, सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन निकाला है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन हमने कर लिया यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल मोशन के बाद हम यहाँ पे निकालते हैं इसका वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए y की वैल्यू निकालनी है, t हमें पता है, ठीक है। इनिशियली ये क्या रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा, क्योंकि फाइनली जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी एक्वायर हुई, v इनिशियली क्या है, रेस्ट में था। तो इसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वर्टिकल वाली, y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मैं मिटा देती हूँ, जिसमें हमें पता है इनिशियली ये चार्ज क्या था, रेस्ट में था। जब इनिशियली ये चार्ज रेस्ट में रहा होगा, और साथ ही साथ अगर हम इक्वेशन पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, टी की वैल्यू और यहाँ पे ए की वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो उस केस में y इज इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हाफ क्यू ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। टी यहाँ पे स्क्वायर में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ढंग से देखूँ, इसे हटा देते हैं, इसको मैं रिराइट करके यहाँ पे लिख रही हूँ, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो पूरा का पूरा हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, रिलेशन क्वांटिटीज़ का, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा हाफ तो कांस्टेंट होता ही है, चार्ज भी इस पे कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, मास भी इस चार्ज का क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, वेलोसिटी भी इसकी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। तो इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। और आपने पढ़ रखा है कि ये इक्वेशन फिर ये किसको रिजेंबल कर रही है, इट रिजेंबल्स टू पैराबोलिक इक्वेशन। अभी पैराबोलिक इक्वेशन लिखाई थी आपको। पैराबोलिक इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे b यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन को रिजेंबल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें ये पता लगा है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड मूव करता है, तो उसका पाथ कैसे फॉलो होता है, पैराबोला पाथ वो फॉलो करता है, ठीक है। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल moves along parabolic path, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई बात कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसके अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस केस में वो कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है।